जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एमए फर्स्ट ईयर सेकेंड सेमेस्टर फिफ्थ पेपर कोड G2087 यूज ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च। ये एक ऐसा टॉपिक है जो आपको सोशियोलॉजी में किस तरह से आप रिसर्च कर सकते हैं और कंप्यूटर का कैसे प्रयोग कर सकते हैं इसके विषय में जानकारी देगा। किस किस स्लाइड को हमने अपने में कोड किया है ये मैं आपको बताना चाहूँगी। व्हाट इज़ कंप्यूटर, डेफिनेशन है कंप्यूटर की, कंप्यूटर जनरेशन कौन कौन सी रही, सिस्टम ऑफ कंप्यूटर क्या क्या है, एलिमेंट्री वर्ड रिलेटेड टू कंप्यूटर है, क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर, एडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, डिसएडवांटेजेस ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर सोशल रिसर्च में कैसे सहयोग कर सकता है, हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कंप्यूटर इन सोशल रिसर्च क्या क्या रहा, नीड ऑफ कंप्यूटर इन सोशियोलॉजी, कंप्यूटर इंटरनेट और सोशियोलॉजी का क्या रोल है, और कुछ रेफरेंसेस जहाँ से मैंने ये आपका असाइनमेंट प्रोजेक्ट तैयार किया है। उद्देश्य है कि आप लोगों को अगर कॉलेज आने में दिक्कत है या कोई भी पेपर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप उसको ऑनलाइन भी पढ़ सकें, या आपकी कोई क्लास मिस हो गई है तो भी आप उसको देख सकें, समझ सकें। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर क्या है। जैसा मैंने इसमें लिखा है, सी से कॉमन, ओ से ऑपरेटिंग, एम से मशीन, पी से पार्टिसिपेटरी पर्टिकुलरली, यू से यूज फॉर एंड टी से ट्रेनिंग, ई से एजुकेशन एंड आर से रिसर्च। अगर मैं कंप्यूटर के मीनिंग की बात करती हूँ तो ये एक ऐसी इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जो स्टोर करती है, डेटा को ऑर्गेनाइज करती है, वर्ड्स, नंबर और पिक्चर्स को फाइंड करती है, कैलकुलेशन करती है, और जो भी मशीन है जैसे पर्सनल है, होम कंप्यूटर है, उनको कंट्रोल करती है। कंप्यूटर की अगर मैं बात करती हूँ कहाँ से आया, तो लैटिन वर्ड कंप्यूटर से ये आया है, जिसका मतलब है अरिथमेटिक, अकाउंटिंग। अगर हम सामान्य भाषा में बात करें तो कैलकुलेट करना, काउंट करना, सोचना और उसको सम अप करना। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर की जनरेशन की। तो जैसा आप देख रहे हैं, अलग अलग टाइप के हमारे पास कंप्यूटर रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन से लेकर लेटेस्ट तक। ये जनरेशन नॉर्मली एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि आप इसमें क्या और कैसे बताना चाहेंगे। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सिस्टम ऑफ कंप्यूटर की, तो इसमें एक कंट्रोल यूनिट होता है, अरिथमेटिक्स लॉजिक यूनिट होता है, मेमोरी यूनिट होती है और बैगिंग स्टोर यूनिट होती है। इनपुट और आउटपुट दो चीजें हैं इसमें। अगर हम एलिमेंट्री वर्ड रिलेटेड टू कंप्यूटर करते हैं तो दो चीजें जरूरी हैं, डेटा और इंफॉर्मेशन। डेटा दो तरीके का होता है, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं, न्यूमेरिकल और अल्फा न्यूमेरिकल। न्यूमेरिकल में अगर हम बात करते हैं तो आपकी सैलरी आएगी, मार्क्स आएंगे। अल्फा न्यूमेरिक की बात करते हैं तो एड्रेस एक्सेट्रा ये सब आ सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं, हालांकि ये मैंने वेदांतु से लिया है, लेकिन इसमें कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन किया गया है। अगर हम साइज के हिसाब से करते हैं, बेस्ड ऑन वर्क करते हैं, या पर्पस के हिसाब से करते हैं, तो तीन तरीके से हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। अधिकतर मैंने आपको क्लासेस में ये बात कही है कि जब भी आप अपना कोई भी क्वेश्चन तैयार करें तो उसको चार्ट, डायग्राम या पॉइंट्स पे बेस करके तैयार करें, हेडिंग बेस तैयार करें, ताकि एग्जाम में नंबर आपको अच्छे मिल सके। अगर हम साइज के हिसाब से बात करते हैं तो हमारे पास चार प्रकार के कंप्यूटर हैं जो इस समय देखने में भी आते हैं। उनमें से माइक्रो कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और सुपर कंप्यूटर। बेस्ड ऑन वर्क के आधार पर बात करते हैं तो एनालॉग कंप्यूटर, डिजिटल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर। अगर हम पर्पस के हिसाब से बात करते हैं तो स्पेशल पर्पस एंड जनरल पर्पस। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स या फीचर्स हैं, तो आप देखिए, सबसे पहली चीज जरूरी होती है किसी कंप्यूटर के लिए स्पीड, फिर एक्यूरेसी, डिलीगेंस, वर्सैलिटी, वर्सटैलिटी की बात कर रहे हैं हम यहाँ, रिलायबिलिटी की बात कर रहे हैं, और साथ ही साथ बात कर रहे हैं हम लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। अगर आपका फ़ोन आप लोग यूज़ कर रहे हैं, आप फ़ोन में अगर मेमोरी कम होती है तो आप उसमें डेटा सारा सेव नहीं कर पाते हैं, वो हैंग करने लगता है। सेम कंप्यूटर के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका वर्क कल्चर किस तरीके का है, उसके हिसाब से आपको कंप्यूटर लेना चाहिए। तो एक बार हम फिर से रिपीट करेंगे क्या क्या फीचर्स हैं इसके लिए। स्पीड है, एक्यूरेसी चाहिए आपको, डिलीगेंस चाहिए,
वर्सेटिलिटी चाहिए, रिलायबल चाहिए और साथ ही साथ लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी चाहिए ताकि आपके उसमें डेटा स्टोर हो सके और वो खराब ना हो। कंप्यूटर के क्या-क्या फ़ायदे हैं? नॉर्मली हम लोग आपसे हमेशा कहते हैं कि आप लोगों को कंप्यूटर बेसिक आना चाहिए क्योंकि ये आपके लिए फ्रूटफुल भी होता है और आप इससे अ, डेटा भी अच्छे से स्टोर कर सकते हैं और इसे रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो पहली बात है, एक तो आपकी वर्किंग एफिशिएंसी बढ़ जाती है, स्पीड अच्छी हो जाती है, एक्यूरेसी अच्छी होती है, कैलकुलेशन अच्छी और फास्ट हो जाती है। जैसे अब आजकल आप अपने फ़ोन में भी देख रहे हो कि आपको सारी चीज़ें उसमें अवेलेबल हैं, आप पीपीटी भी बना सकते हो, आप वर्ड पे टाइप भी कर सकते हो, हिंदी, इंग्लिश में भी टाइप कर सकते हो। इवन आप अपना प्रोजेक्ट भी बना सकते हो। तो इसी तरीके से अगर आपको कैलकुलेशन भी करनी है तो आप कैलकुलेटर खोल लेते हो, कैलेंडर देख लेते हो। तो इसी तरीके से गुड एंड फास्ट कैलकुलेशन हम कंप्यूटर से कर सकते हैं। एक ऑटोमेटिक मशीन है जिसमें सारी चीज़ें आपको मैनुअल नहीं करनी, लेकिन आप अगर डेटा सेव नहीं करते हो तो वो सारा सेव भी नहीं रहेगा, डिलीट हो जाएगा। ईमेल का प्रयोग आप इसके थ्रू ही कर सकते हो। इंटरनेट आप इससे यूज़ कर सकते हो। इंटरनेट बिना किसी सिस्टम के आप यूज़ नहीं कर पाओगे, इसलिए आपको कंप्यूटर उसके लिए ज़रूरी है। नौकरी में आपकी हेल्प करता है, एम्प्लॉयमेंट देता है। आजकल सबसे ज़्यादा जॉब जो है कंप्यूटर सेक्टर में है क्योंकि छोटी से छोटी शॉप और बड़ी से बड़ी फैक्ट्रीज़ में भी कंप्यूटर जानने वाले लोगों को एम्प्लॉय किया जा रहा है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ जाता है आपका, प्रोडक्टिविटी भी बढ़ जाती है क्योंकि आप किसी काम को बार-बार हाथ से करते हैं या कार्बन से करते हैं, वो खराब होने के चांसेस रहते हैं। लेकिन अगर आप कंप्यूटर पे कर लेते हैं, तो भी आपकी प्रोडक्टिविटी डेवलप होती है, आप दूसरे को दिखा भी सकते हैं, साफ-सुथरा हो सकता है। आपकी हैंडराइटिंग अच्छी नहीं है या कुछ नहीं है, तो भी वो उसमें इश्यू नहीं होता क्योंकि सारी चीज़ें कंप्यूटर से टाइप होके आती हैं, डिज़ाइनिंग ऑटोमेटिकली भी आप कर सकते हैं। वर्ल्ड वाइड टच कर सकते हैं आप इसको, कनेक्टिव हो सकते हैं एक दूसरे से। ज़रूरी नहीं है कि आपके पास ही रहेगा, आप इंटरनेट की फैसिलिटी के साथ इससे विश्व से भी जुड़ सकते हैं। बैकअप भी आपको मिल जाता है, रिकवरी भी आपकी हो जाती है, लेकिन अगर आपने सेव किया है डेटा तब। अगर आपने डेटा सेव नहीं किया है तो ये समस्या आपके सामने आ सकती है। शिक्षा का एक बहुत अच्छा माध्यम है। कोविड वाले टाइम पे आपने देखा होगा कि अधिकतर चीज़ें फ़ोन पर या कंप्यूटर पर ही संभव हो पाई थी क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस चली थी, सब कुछ है। और आज भी अगर आप देखिए तो गवर्नमेंट ने ये प्रयास किया है कि 30% एजुकेशन हम आपको ऑनलाइन दे सकते हैं, तो ये भी कंप्यूटर पे चल रहा है। इसके लिए भी आपको कंप्यूटर की नॉलेज ज़रूरी है। साथ ही साथ कम्युनिकेशन मीडियम का एक बहुत अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसमें कोई भी काम आप शांति से और अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक-दूसरे को अपनी बातें कन्वे कर सकते हैं। अगर क्लासेस में आने में किसी को दिक्कत है, तो वो इसके थ्रू भी पढ़ सकता है। आपको अपनी बातें किसी को सेंड करनी है, तो वो भी आप ईज़िली कर सकते हैं। व्यक्ति अपनी अ, कंफर्टेबल कंडीशन के हिसाब से इसको यूज़ कर लेता है। कुछ कंप्यूटर के नुकसान भी हैं। एक तो इससे हेल्थ रिस्क बहुत ज़्यादा है क्योंकि ये कहा जाता है अधिकतर कि जो लोग कंप्यूटर का बहुत ज़्यादा प्रयोग करते हैं, उनको डाइजेस्टिव सिस्टम की प्रॉब्लम्स हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा सिटिंग होने के कारण पाइल्स वगैरह की प्रॉब्लम हो जाती है, स्टमक पेन, लीवर प्रॉब्लम्स, और आर्थराइटिस के भी चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि इससे कुछ ऐसी रेज़ निकलती हैं। प्लस आपको स्पॉन्डिलाइटिस के चांसेस बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आँखों की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसलिए ज़रूरी है कि बीच-बीच में इसमें ब्रेक करते रहें, ताकि आपको इस तरीके का कोई इश्यू ना हो। ब्लड सर्कुलेशन डिस्टर्ब होता है, जैसे इसमें लिखा हुआ ही है। अ, आपकी प्राइवेसी भी काफ़ी हद तक डिस्टर्ब हो जाती है क्योंकि हर व्यक्ति आपकी चीज़ को देख सकता है, आप भी दूसरों को भेज देते हैं। जैसे आप फ़ोन पे हर चीज़ स्टेटस पे लगा देते हैं, तो वो पता चलता है कि उसका मिसयूज़ हो रहा है। पर आपको तब पता चलता है जब आप फँस जाते हैं, जब तक आप नहीं फँसते हैं तब तक तो सोशल साइट्स बहुत अच्छी लगती हैं। तो इसी तरीके से कंप्यूटर का भी है कि इससे आपकी प्राइवेसी डिस्टर्ब होती है और साथ ही साथ ये एनवायरनमेंट को भी नुकसान पहुँचाता है। डेटा सिक्योरिटी इश्यू भी रहता है क्योंकि कई बार वायरस आ जाता है तो पूरा सिस्टम खराब हो जाता है। अम, फिज़िकल एक्टिविटीज़ बहुत कम हो जाती हैं क्योंकि आजकल आप देखिए आपको लिखने में प्रॉब्लम्स आती हैं क्योंकि आप लोगों ने लिखा नहीं होता, सारी चीज़ें आपको कंप्यूटर से मिल जाती हैं, ट्रांसलेट करना है हिंदी इंग्लिश में, मेटा कॉपी पेस्ट करना है या जो भी चीज़ें हैं वो आप आराम से कर लेते हैं, तो फिज़िकल एक्टिविटीज़ कम हो जाती हैं, जो कि बीमारी का एक बहुत बड़ा कारण है। और साथ ही साथ जो है मनुष्य की तरह सोचना आप बंद कर देते हैं, जिससे आजकल हम लोग वर्ड अधिकतर क्लासेस में आपके सामने प्रयोग करते हैं, इनोवेटिव आइडियाज़। आप लोगों के अपने कोई आइडियाज़ नहीं है, सिर्फ़ आप कॉपी पेस्ट करना या इधर से उठाना, उधर से करना, ये सब आपके नेचर में आ जाता है। तो आप ओरिजिनल कुछ नहीं कर पाते हैं, वो जो क्वालिटी आपके अंदर डेवलप होनी चाहिए, वो नहीं हो पाती हैं। साथ ही साथ है एक और प्रॉब्लम आती है आपको कि जो भी आपके सामने हर्डल्स आते हैं, उनको आप सॉल्व नहीं कर पाते, क्योंकि आपको लगता है मैंने कह दिया काम हो गया, बात खत्म। मैं जब चाहूँगी गूगल पे डालूँगी डेटा मुझे मिल जाएगा। तो फलस्वरूप क्या होता है कि आपको ये नहीं पता चल पाता कि मैं अपने डेटा को कितने अच्छे तरीके से प्रेज़ेंट करूँ। इसके अलावा है
बहुत सारी पोस्ट्स और टास्क होती हैं जो जनरेट होती रहती हैं, या हम कई बार नहीं भी जनरेट कर पाते हैं, तो वो भी हमारे लिए एक टेंशन का सबब होता है। तो ये भी एक प्रॉब्लम है जो कंप्यूटर की। अगर हम सोशल रिसर्च की बात करते हैं तो सोशियोलॉजी में आजकल ये बहुत ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। प्रैक्टिकली रिसर्च टास्क करना हो हमें, या कोई फील्ड ऐसा है जहाँ हमें नोट्स लेने हैं, कोई इंटरव्यू करना है, या बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम कंप्यूटर के माध्यम से बड़े आराम से कर पाते हैं। क्या-क्या प्रयोग हम कर सकते हैं सोशल रिसर्च में, जैसे राइटिंग एंड पब्लिशिंग है। हम लोग आपको अधिकतर बोलते हैं कि आप लोग इन्फिल्म नेट पर जाइए, वहाँ से डेटा देखिए, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पड़े हुए हैं, जर्नल्स पड़े हुए होते हैं जिनसे आप डेटा ले सकते हैं, वो आपको ऑनलाइन मिल जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपकी राइटिंग एंड पब्लिशिंग सोशल रिसर्च में काफ़ी हेल्प करती हैं। इलेक्ट्रॉनिकली आप कम्युनिकेट कर पाते हैं, आपको अपनी कोई बात कहनी है तो ईमेल के थ्रू आप अपनी बात कह सकते हैं, अपना डेटा भेज सकते हैं। अगर आप नहीं भी आ पा रहे हैं तो आप अपना असाइनमेंट सबमिट कर सकते हैं। कॉलेज में एलएमएस सिस्टम भी चल रहा है तो उससे भी आपको सुविधा हो जाती है अपनी चीज़ों को प्रेजेंट करने की, और अपनी अटेंडेंस या अपने असाइनमेंट्स या अपने प्रैक्टिकल या अपने मार्क्स को देखने की। इसके साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स, जो कि आपका इस पेपर का मेन टाइटल भी है, तो आपको स्टैटिस्टिक्स में जानकारी मिल जाती है, उसे बड़े आराम से आप इसमें कर सकते हैं। आप जो आपका डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं, रिट्राइव कर सकते हैं, और साथ ही साथ मैनेज भी कर सकते हैं। क्वालिटेटिव कंप्यूटिंग भी आप इससे कर सकते हैं। अ, इसमें साथ ही साथ एक बेनिफिट आपको और है कि आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं चीज़ों को। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से आजकल बहुत चल रहा है एआई का, लेकिन ये भी ध्यान रखना चाहिए कि एआई का प्रयोग करते समय आप लोगों की पर्सनल चीज़ें कहीं डिस्टर्ब ना हो, क्योंकि हम चैट जीपीटी से हर चीज़ ले लेते हैं, अपने प्रोजेक्ट, अपने असाइनमेंट, सब कुछ। लेकिन कई बार अगर वो हम लोगों ने रजिस्टर्ड नहीं किए हुए हैं, फ्री वाले यूज़ कर रहे हैं, तो उनका मिसयूज़ भी हो सकता है, आपका पर्सनल डेटा भी हैक हो सकता है। साथ ही साथ जो कंप्यूटर असिस्टेड डेटा है वो भी आप कलेक्ट कर सकते हैं। ग्राफिक और विजुअलाइजेशन का प्रयोग कर सकते हैं। टीचिंग और लर्निंग के लिए कंप्यूटर एक बहुत अच्छा माध्यम है। साथ ही साथ इससे आप एक काम कर सकते हैं कि रिसर्च की आप जो भी आपके सिद्धांत हैं और जो फेजेज हैं वो सब आप पता लगा सकते हैं। लिटरेचर को आप रिव्यू भी कर सकते हैं और उसे कंप्यूटराइज भी कर सकते हैं। डिज़ाइन और प्लानिंग कर सकते हैं कंप्यूटर के साथ आप। एम्पिरिकल फेज आप इस कंप्यूटर के माध्यम से कर सकते हैं, जो कि रिसर्च का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है। डेटा एनालिसिस भी आप कंप्यूटर के साथ कर सकते हैं। इंटरप्रिटेशन आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। कई बार क्या होता है, कोई चीज़ हमें पता नहीं होती लेकिन हम डालते हैं तो हमें वो अच्छे तरीके से वहाँ पता चल जाती है। लेकिन उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपकी कम से कम एक लैंग्वेज पर तो कमांड हो, आइदर हिंदी और इंग्लिश। तभी आप अपने डेटा को सही रूप से प्रेज़ेंट कर सकते हैं, और आपको ये पता होना चाहिए कि हम डेटा को प्रेज़ेंट किस रूप में कर रहे हैं। तो उसका इंटरप्रिटेशन किस रूप में करना है, ये भी हमें पता होना चाहिए। रिसर्च डिसेमिनेशन भी हम इससे कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव, सोशल रिसर्च में कब आया कंप्यूटर का प्रयोग, तो अधिकतर सोशियोलॉजिस्ट का मानना ये है कि हम लोग अपना कंप्यूटर यूज़ करते हैं, अपना प्रिंटर यूज़ करते हैं, अपनी ईमेल आईडी यूज़ करते हैं। आपने देखा होगा सोशियोलॉजी की ईमेल आईडी से आपके पास बहुत सारी चीज़ें पहुँचती रहती हैं, कभी अटेंडेंस की, कभी अ, टाइम टेबल की, या किसी भी चीज़ की। तो वो सब चीज़ें इसी तरीके से कंप्यूटर के, अगर हम सोशल रिसर्च में क्या योगदान रहा और हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव रहा, तो हम बात करते हैं कि यहाँ से हम राइटिंग और ईमेलिंग के माध्यम से क्वालिटेटिव डेटा को प्रेजेंट कर सकते हैं। रिसर्च एप्लीकेशंस हम लोग दे सकते हैं। मॉडलिंग रिक्वायरमेंट्स हैं, तो अगर हम बात करें तो 100 साल से ज़्यादा हो गए हैं सोशियोलॉजिस्ट को कंप्यूटर का प्रयोग करते हुए। 1890 में यूएस सेंसस ने माना था कि सबसे पहले डेटा प्रोसेसिंग मशीन बनाई हरमन हॉलिस ने, और उसी को यूज़ किया गया था डेटा को कैलकुलेट करने के लिए। 1948 में यूएस ब्यूरो ने सेंसस को एक्सेप्ट किया और अ, उसको टेबुलेट करने के लिए इसका प्रयोग किया। इसके बाद हम अगर बात करते हैं तो 1950 में इसको मैग्नेटिक टेप के रूप में प्रयोग किया गया। अलजेब्रा प्रोग्राम भी इससे किया गया। कंप्यूटर की सोशियोलॉजी में क्या ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि आपके लिए ये एक पेपर डाला गया है, तो इसको बनाते समय सब लोगों ने ये ध्यान दिया था कि आपको बेसिक चीज़ें पता हो। सोशियोलॉजी आपको एक ईज़ी सब्जेक्ट लगता है, लेकिन अगर हम उसको ध्यान से पढ़ते हैं तो बहुत सारी जानकारी है जो हर तरीके से हमारी हेल्प करता है। ऐसी सोशियोलॉजी में कंप्यूटर की क्या नॉलेज है, क्या आवश्यकता है, ये सब आपको पता चलता है जब आप कंप्यूटर को सही तरीके से सीखते हैं। अ, ये माना जाता है कि जो कंप्यूटर है वो रिसर्च का एक बहुत अच्छा सपोर्ट सिस्टम है, माध्यम है।
1960 में जो पहली बुक थी जो कंप्यूटर एप्लीकेशन इन सोशल साइंस रिसर्च, बॉर्को 1962 में पब्लिश हुई थी ये। इसमें लिखा गया था कि किस तरीके से कंप्यूटर एप्लीकेशन सोशल साइंस में हेल्प करता है। बहुत सारे सोशल साइंस साइंटिस्ट ये मानते हैं कि नए नए सॉफ्टवेयर डिजाइन करने से, डेवलप करने से, रिसर्च करने में काफी सुविधाएं हो रही हैं। स्टैटिस्टिकल सॉफ्टवेयर पैकेज काफी हेल्प करता है। SPSS है, जिसकी हमने क्लास में कई बार बात की है। ये सोशल साइंटिस्ट के लिए डेवलप किया गया है, जिससे कि डेटा को, जो आपने रॉ डेटा इकट्ठा किया है, उस डेटा को वो टेबुलेशन के रूप में आपके सामने प्रेजेंट करता है, ग्राफिकल रूप में प्रेजेंट करता है। 1980s में यूनिवर्सिटीज एंड कॉलेज में माइक्रो कंप्यूटर्स की शुरुआत हुई थी। रिसर्चर्स ने कोशिश की थी कि वो कंप्यूटिंग इक्विपमेंट के रूप में इसका प्रयोग करें। अमेरिकन काउंसिल ने ये माना था, जो द अमेरिकन काउंसिल ऑफ लर्नर सोसाइटीज है, कि कंप्यूटर अगर सही तरीके से प्रयोग किया जाता है तो सोशियोलॉजिस्ट को रिसर्च करने में काफ़ी सुविधा होगी और उससे एक्सक्लूसिव यूज भी हम उसका कर पाएंगे। अगर हम बात करते हैं कंप्यूटर, इंटरनेट एंड सोशियोलॉजी की, तो जो इंटरनेट है वो एक बहुत बड़ा माध्यम है। इसके माध्यम से आप सारी चीज़ें, जो आप टॉपिक ढूंढना चाह रहे हैं, जो आप अपना प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं, ऑब्जेक्टिव्स डिसाइड करना चाह रहे हैं, हाइपोथेसिस डिसाइड करना चाह रहे हैं, आपको इंटरव्यू शेड्यूल बनानी है, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आ रही हैं, वो सारी चीज़ें आप इंटरनेट, कंप्यूटर के माध्यम से देख सकते हैं। इसमें साइबर स्पेस, साइबर कल्चर को अगर समझा जाए तो ये एक ऐसा फिनोमिना है जो सोशियोलॉजिस्ट को उनके कार्य को करने के लिए सही मार्ग दिखाता है। 1990s के मिड सेशन में एकेडमिक डिसिप्लिन में इसको एक्सेप्ट किया गया और ईमेल्स को काफ़ी अच्छा माध्यम माना गया वर्ल्ड से जुड़ने के लिए। और तब वर्ड प्रयोग हुआ www। आपने देखा होगा अधिकतर वेबसाइट्स में आप यूज़ करते हैं या तो HTTPS या www। www की अगर हम बात करते हैं WWW की, तो वर्ल्ड वाइड वेब, जिसको 1996 में बेबी नाम के व्यक्ति ने इसको अनाउंस किया था और ये माना था कि इससे हम सब जगह की जानकारी आसानी से ले सकते हैं। कुछ रेफरेंसेस मैंने आपको यहाँ पर दिए हैं, जिनसे आप अपना मैटर पढ़ सकते हैं। कोई अगर आपको दिक्कत होती है तो आप उस संबंध में प्रश्न भी पूछ सकते हैं। क्लासेस में हम उसको डिस्कस कर लेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप